नमस्कार मित्रों। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में ये मेरा पहला वीडियो है। हालांकि जब भी चुनाव इसके पहले हुए हैं बिहार के बारे में मैं अक्सर अपना वीडियो डालता हूं। आज के इस बिहार के प्रथम वीडियो में मैं तीन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहली तो ये कि जो मुकेश सहनी की एंट्री हुई है महागठबंधन में, जो इंडिया जो बना हुआ है, उसका क्या कारण था, इसके क्या परिणाम हैं। दूसरा, पूरा परिदृश्य जो चुनाव का है वो इंडिया गठबंधन में जो है और एनडीए गठबंधन में उनकी क्या स्थिति है, और इसको हम पूरे विधानसभा और जब से 2000 से लेकर अब तक की क्या जो प्रदर्शन है उससे तुलना करके हम ये आगे बढ़ेंगे। और जो तीसरा जो बिंदु होगा मेरा वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के 39-40 के जो दावे हैं वो कितना खरे उतर रहे हैं, किन पार्टियों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को, इंडिया का गठबंधन वो तगड़ा जवाब दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पहले मुकेश सहनी से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में बहुत माथापच्ची करने के बाद लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी तीनों में एक आम सहमति बनी और ये निर्णय हुआ कि 26 सीट पे आरजेडी लड़ेगी, 9 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और 5 सीट पे कम्युनिस्ट पार्टी लगेगी। इस तरह से सारे 40 सीटों का बंटवारा हो गया और प्रत्याशी भी काफ़ी घोषित किए जा चुके हैं। कम से कम पहले दूसरे चरण के सब हो गए हैं और अभी कुछ चरणों की जो सीटें हैं वो बाकी हैं। अब इस बीच जो है वो एक नया डेवलपमेंट ये हो गया कि मुकेश सहनी को एनडीए भी नहीं लिया और ये इंडिया गठबंधन में भी नहीं आ पाए थे। उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि समझ में नहीं आया कि कहाँ जाएं, और एनडीए गठबंधन में वो आने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उनकी सीटों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी उस पर राज़ी नहीं हुई। तो कुल मिला के उनकी स्थिति ये हो गई कि अगर अकेले चुनाव में जाते हैं तो कोई वजूद नहीं रहेगा। तो उन्होंने आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ एक पैचअप किया और जो घोषणा कल हुई कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने लालू के सहमति से उनको 3 सीट अपने तरफ से दे दी है और ये अब वो जो है वो इंडिया गठबंधन में वीआईपी पार्टी चली गई जो है। अब समझने वाली बात यह है कि जो 3 सीटें दी गई हैं उसमें एक है गोपालगंज, दूसरी है मोतिहारी और तीसरी है झंझारपुर। ये तीनों सीटें जो है वो वीआईपी के मुफीद नहीं है, यानी कि वो उनकी जो अपनी जो पसंद की जो सीट थी वो मुजफ्फरपुर की थी, खगड़िया की थी, मधुबनी की थी मान लीजिए। तो इन 3 सीटों पे मनाही हो गई और इनको 3 सीटें जो है दे दी गई। इससे ये होता है कि आरजेडी भी जहां कमज़ोर थी और जिन सीटों पर लगता था कि हम नहीं लड़ पाएंगे उन सीटों में 3 सीट जो है इनको वीआईपी को दे दी। और वीआईपी सीट तो ले लिए लेकिन अभी बहुत अंदर से प्रसन्न नहीं है जो है। वो खुद कितने पर लड़ेंगे अभी ये भी नहीं डिसाइड है। पिछले बार तो वो एक सीट खगड़िया वाली सीट से वो शायद खुद लड़े थे। मेरे पास एक लिस्ट है, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया, ये 3 जगह से लड़े थे। वो मुजफ्फरपुर वाले जो सीट जो लड़े थे, जो आज अजय निषाद हैं उन्हीं के खिलाफ में उनको राजशेखर निषाद को लड़ाए थे चुनाव। और संजोग की बात देखिए कि जिसके खिलाफ लड़ाए थे अब आज वही उनके पक्ष में हो गया है और वो कांग्रेस से लड़ रहा है, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो मन माफिक जो है इनको सीटें नहीं मिली हुई। और अगर 2019 के परिणामों को देखा जाए तो ये वीआईपी जहाँ जहाँ पिछले बार लड़े थे चुनाव, मधुबनी, खगड़िया और ये मुजफ्फरपुर में, तो 2014 के चुनाव में जब आरजेडी चुनाव लड़ी थी तो वहाँ इनसे भी ज़्यादा सीट पाई थी। यानी कि ये
वीआईपी के सीट दे देने से आरजेडी के वोटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। एक बात ये चीज़ कंफर्म हो रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और मांझी जी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की जो रालोसपा थी, अब आज उनका नाम कुछ और बदल दिए हैं, ये सारी पार्टियां 2019 में एक साथ थी जो है। उसके बावजूद भी जो परिणाम आया वो अब सब आपके सामने है। तो इस बार के गठबंधन में देखा जाए तो आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ वीआईपी आया है, जबकि हम पार्टी मांझी की और रालोसपा वो जो है एनडीए के साथ में आई है। पिछले बार 2019 में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू ये जब तीनों मिले थे तो इनके पास करीब करीब 53% वोट था जो है। अब उसमें रालोसपा भी आ गई है जो पिछले बार 3.6% वोट पाई थी, हम भी 1% के आसपास पाए। तो अगर देखा जाए तो वो वोट परसेंटेज के हिसाब से अब आज के टर्म में करीब करीब 56-57% वोट जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है जो है। और उधर देखिए अगर तो ये 2019 में एक आंकड़ा है मेरे पास जो है कि आरजेडी 15.36% और कांग्रेस 7.7, 2.21% वो कम्युनिस्ट पाई थी। तो कुल देखा जाए तो 15, 7, 22, 23 करीब करीब 26% वोट है। उसमें अगर वीआईपी का वोट भी और जोड़ लीजिए जनसंख्या के आधार पे उनकी 2.86 जनसंख्या है, तो ये करीब करीब 28-29% होता है। हद से हद ये 30% का वोट होता है। मेरे एक बात समझ में ये नहीं आता है कि ये कहा जाता है कि बिहार में अभी जनगणना भी हुई कि करीब 15% यादव हैं और 16-17% मुसलमान हैं। इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाता है, ये करीब 32% हो जाता है। और ये लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस वगैरह, सबको मिला जुला करके देखा जाए तो 32-33% नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरजेडी में से भी यादव कुछ जो है और कुछ मुसलमान भी वोट का भी जो है वो डिवीज़न हो रहा है। यानी कि पूरा का पूरा मुस्लिम और पूरा का यादव जो है वो गठबंधन के साथ नहीं जा रहा, उनका वोट कहीं न कहीं जो है वो उसमें से वो निकल रहा है। एक तो बात ये आ गई। दूसरी बात मैंने अभी बताया कि इसमें इस बार के चुनाव में रालोसपा के और हम के आ जाने से ये इसकी स्थिति और मजबूत हुई है और उधर जो है उसमें कोई जो है वो वोटों का जो है वो इजाफा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, 2019 का जो रिजल्ट आया था उसको देखते हुए अब चूँकि देखिए इनकम्बेंसी भी कोई चीज़ होती है, 2 बार से लोग चुनाव जीते हुए हैं, तो तीसरी बार भी ये चुनाव जीत जाए ये कहना थोड़ा बहुत ही आसान काम नहीं लग रहा है। अब कुछ सीटें हैं उनकी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ जहाँ पे लड़ाई टफ है और कुछ सीटों पे तो ऐसा लगता है कि वहाँ हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं या एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार भी सकते हैं। उसमें देखिए जो किशनगंज वाली सीट सबको पता है, एक मुस्लिम बाहुल इलाका है और वहाँ एआईएम का कैंडिडेट अगर चुनाव मजबूती से नहीं लड़ता है तो वहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो किशनगंज की सीट जो है वो निकाल ले जाएगी। अगर मुस्लिम वोटों का, चूँकि इस बार जेडीयू ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, अगर कुछ मुसलमान अगर वोट दिए अगर जेडीयू को, जैसा कि नीतीश जी हमेशा अपने भाषणों में जो है एक बात हमेशा बोलते हैं कि मुसलमानों को वोट देने की अपील करते हैं और उनके प्रति रवैया भी उनका एक सेकुलर का रहा है और मुस्लिम वोट जेडीयू को मिलता रहा है। बीजेपी को भले न दें लेकिन जेडीयू कैंडिडेट को वो देते हैं। तो हो सकता है किशनगंज में भी वो जेडीयू को वोट मिले, तो एक टफ फाइट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो या कांग्रेस कह लीजिए वो जो है वो मजबूत स्थिति में रहेगा। चुनाव ये सीट जो है वो भाजपा के खाते में जाना मुश्किल लगता है। कटिहार वाली सीट है, कटिहार वाली सीट पे भी वो लड़ाई है और वहाँ भी पिछले बार जेडीयू का कैंडिडेट जीता था, इस बार भी कैंडिडेट को जीतने में वो मुश्किल होगी।
समीकरण जो है वहाँ भी वो आरजेडी के पक्ष में दिखता है। सिवान वाली जो सीट है यहाँ पर देखिए लड़ाई है और साबुद्दीन का इलाका है और उस इलाके में, वो कछार के इलाके में जो है वो वीआईपी कुछ मल्लाहों का भी वोट है। तो ये सब के हो जाने से एक टफ सिचुएशन जो है वो सिवान में भी बनेगी। सारण में देखिए पिछले बार जब रूडी जो चुनाव लड़े थे, चंद्रिका राय उनके रिश्तेदार भी लालू जी के हैं, उनसे जब मुकाबला हुआ था तो 1,37,000 के वोट से करीब करीब रूडी जी चुनाव जीते थे। ये तीसरी बार होगा और इस बार ये देखने में लग रहा है कि राबड़ी देवी या लालू देवी की जो बेटी हैं रोहिणी, उनको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद इस बात है कि जब लालू जी बीमार पड़े थे तो उन्होंने अपनी किडनी दान की है। तो इस बात की बड़ी प्रशंसा हो रही है कि एक बेटी ने एक बाप को जीवन दान दिया। तो रोहिणी का ग्राफ जो है वो वहाँ स्थिति बढ़िया है और सारण में रूडी के लिए एक समस्या है। चुनाव जीतना हारना ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टफ सीट है जो है। वही हाल आपका पाटलिपुत्र में है। रामकृपाल जी यहाँ से 2 बार चुनाव जीत रहे हैं, मीसा भारती हार रही हैं। ये सीट भी वो एक तरह से देखा जाए तो टफ सीट है। चुनाव में ये भले ही वो बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है दिखता है, लेकिन पिछले बार के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कुल 39,000 वोट से ही जीते थे। इस बार जो है 39,000 वोट को कवर करना हमें लगता है कि ये इनको मुश्किल होगा और मीसा भारती हो सकता है कि इस सीट पे जो है वो अपनी जीत जो है दर्ज कर सके। हालांकि अभी जो जितने भी चुनावी पंडित लोग हैं अपनी घोषणा जो है वो इस सीट को जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला था, लेकिन मेरा मानना है कि इस सीट पे जो है वो कांटे की टक्कर होगी। वैसे ही जहानाबाद में देखिए, जहानाबाद में पिछले बार मात्र 17,500 वोट से जेडीयू चुनाव जीती थी। ये सीट भी वो फंसी हुई सीट है और 1,751 वोट से यहाँ पे जेडीयू चुनाव जीती थी आरजेडी के कैंडिडेट से। इस जहानाबाद वाली सीट भी इस बार चूँकि कम्युनिस्ट वगैरह के आ जाने से जो है इस सीट जो है वो फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी की। औरंगाबाद वाली सीट जो है सुशील सिंह का है। पिछले बार भी लड़े थे, इस बार सुशील सिंह के टिकट कटने की भी बात चल रही थी, कटा नहीं। और वहाँ पे भी जो अपोजिशन है, चूँकि कुशवाहा है और एक दमदार लड़ाई है, तो कुशवाहा यादव मुस्लिम ये सब वोट हो जाने से एक लड़ाई एक तरह देखा जाए तो औरंगाबाद में भी जो है वो एक टफ लड़ाई है। तो कुल मिला जुला करके औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, सारण, सिवान, कटिहार, किशनगंज, ये 7-8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं उतनी ही है जितने की उसके हारने की संभावना है। तो ये कह देना कि 40 की 40 सीटों ही वो बीजेपी को बड़ी आसानी से जा रही है, ये अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, आंकड़े ये बता रहे हैं, वोट परसेंटेज जो 2019 का था उसको देखते हुए ये कहा सकता है कि उनके वोटों को अगर एक तरफ से कर दिया जाए कि एलजेपी के वोट, बीजेपी के वोट और जेडीयू के वोट, तो 53% होता है। और अगर उसमें पिछले बार आरएसपी जो उस साइड में था तो 3.6% वोट पाया था, उसको अगर ऐड कर देते हैं तो 56-57% और हम का भी वोट हो जाता है, तो ये 57% से अधिक वोट हो जाता है। और उधर की तुलना अगर देखें तो 30-32 से ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन शेष अब इन दोनों को भी जोड़ दिया जाए तो शेष करीब 15-20% और वोट बचते हैं। अब उन वोटों का झुकाव किधर होगा ये देखने वाली बात होगी। और ये जो अभी जो 2019 में ये लोग जो वोट पाए थे, क्या वो उसको उतना रिटेन कर पा रहे हैं, ये भी तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। जो हो सकता है कुछ जो लोग पिछले बार दिए थे वो लोग न दें, मतदाता जो है। तो लड़ाई जो है भाजपा और जेडीयू एनडीए के लिए आसान जरूर है, लेकिन 7-8 सीटों का जिक्र मैंने जिक्र की था, उस पर लड़ाई बहुत टफ है और निर्णय इस पर कुछ भी हो सकता है। मित्रों, ये मेरा आज का वीडियो वीआईपी के ऊपर था। और एक बात और बताते चले आपको हम, पिछले बार जब वीआईपी
एनडीए के साथ जो 2020 में आई थी तो 4 सीटें चुनाव जीती थी। वहाँ पे उनका आरजेडी के साथ गठजोड़ नहीं हो पाया था। जब जब छोटी पार्टियाँ बीजेपी के साथ जुड़ती हैं तो एक चीज़ तो तय है कि इनका रिजल्ट बेहतर आता है, और जब ये आरजेडी के साथ जाते हैं यानी कि अपोजिशन में लोग जाते हैं तो उनका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आता है। तो इससे एक बात फिर लग रहा है कि छोटी पार्टियों के साथ समन्वय बैठा लेने में, और एक आम धारणा इस बार जो जनगणना आया उसमें ये हो गया कि 36% अति पिछड़ी जातियाँ और 27% पिछड़ी जातियाँ, कुल 63% वोट जो है ये है ओबीसी और ईबीसी का जो है। तो 27% में जो है जो 14-15% यादवों का एक आंकड़ा बड़ा माना गया। लेकिन ईसीबी में जो 36% है इसमें सेंस लगाना अभी आरजेडी के लिए मुश्किल हो रहा है। इस 36% में अगर आरजेडी सेंस लगा लेती है तो निश्चित रूप से 2024 की लड़ाई वो अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। लेकिन जिनमें 7-8 सीटों का जिक्र किया वो सीटें अभी भी बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करेंगी। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है मित्रों तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको समय पे जा सके और उसको आप सुन सकें। नमस्कार।